मतपेटियां सरकारें चुन सकती है, लेकिन इतिहास और संधियां सीमाएं तय करती है। हिस्ट्री इज द अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट। और पीओके शायद दक्षिण एशिया में एकमात्र उदाहरण है जिसमें 1947 का इतिहास आज भी 2026 की राजनीति को प्रभावित करता है। पाकिस्तान मस्ट वेकेट द इंडियन टेरिटरी अंडर इट्स इलीगल ऑक्यूपेशन। दिस इज नॉट टीवी डिबेट स्टेटमेंट। ये भारत के विदेश मंत्रालय का आधिकारिक बयान है जो अभी विगत 2 दिनों में दिया गया है। यानी पाकिस्तान को किसी भी हालत में और किसी भी कीमत पर अपने अवैध कब्जे को हटाना पड़ेगा और पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्र को खाली करना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि यदि पीओके भारत का हिस्सा है तो पाकिस्तान वहां चुनाव क्यों करवा रहा है, और यदि ये क्षेत्र विवादग्रस्त है तो चीन इसमें निवेश क्यों कर रहा है, और यदि ये सचमुच में भारत का हिस्सा है तो भारत इसको वापस रिकैप्चर करने के लिए क्या कुछ कर सकता है और क्या कुछ कर रहा है। पाकिस्तान इस क्षेत्र को लीगली कब्जे में लेने के लिए बार बार यहाँ लोकतांत्रिक संस्थाओं या फिर चुनाव जैसी सेटअप को बार बार यहाँ एग्जिस्ट करता रहता है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दिखाने के लिए कि ये उसके अवैध कब्जे को वैध कब्जे में बदलने की एक कोशिश है। तो सवाल ये है कि पीओके जो पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है, जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान भी आता है, जहां से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का मुख्य मार्ग गुजरता है, तो इस पूरे कॉन्सिक्वेंसेस को या पूरे इस मैटर को आज हम इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय संधियां, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के हिसाब से इसका पूरा विश्लेषण करें। चैप्टर नंबर 1 कि आखिर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ये चेतावनी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। पहली बात तो ये कि ये कोई जल्दबाजी में दिया गया बयान नहीं है, ये भारत के विदेश मंत्रालय का आधिकारिक बयान है और भारत की स्थायी विदेश नीति का हिस्सा है। जब 1947 में राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किए थे, तब से लेके पूरा जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान भी शामिल है, भारत का आधिकारिक हिस्सा बन गए। लेकिन 1948 में इंडिया के पीठ में छुरा घोंपते हुए कबीलाई अटैक के माध्यम से भारत का कुछ हिस्सा या जम्मू एंड कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। और अब इस स्टेटमेंट के माध्यम से ऐसे लग रहा है कि भारत आगे कुछ कर सकता है, चाहे डिप्लोमेटिक रिलेशंस के माध्यम से या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट करना हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसके दावे को सिद्ध करना हो या फिर कोई सैन्य कार्रवाई भी हो सकती है। तो इसीलिए ये सिर्फ चेतावनी नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स को या अगले 20 वर्षों तक भारत और पाकिस्तान के संबंधों को बिल्कुल मैनेज करके रख सकती है। चैप्टर नंबर 2 पाकिस्तान पीओके में चुनाव क्यों करवाता है, इसी से पूरी कहानी बदल जाती है। पॉलिटिकल साइंस में एक टर्म है लेजिटिमेसी थ्रू इंस्टीट्यूशंस, यानी लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से वैधता बनाने का प्रयास करना। और पाकिस्तान पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यही दिखाना चाहता है कि हमने यहाँ पे लोकतांत्रिक सेटअप किया है, चुनाव भी करवाते हैं। अब ये अलग बात है कि वहाँ हिंसा, आगजनी, मारकाट, ये सब चीजें इलेक्शंस में दोहराई जाती है और अपने अवैध कब्जे को वैध कब्जे में बदलने की कोशिश करता रहता है। तो ये एकमात्र तर्क नहीं है कि हम वहां चुनाव करवा रहे हैं तो वो क्षेत्र हमारे कब्जे में है और वो क्षेत्र हमारा ही है। बेसिकली संप्रभुता भी वैधता से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और संप्रभुता भारत की पहले से सिद्ध है इस क्षेत्र पे। इसलिए पाकिस्तान वहां आए चुनाव करवाता रहता है, विधानसभा का गठन होता है, प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अब ये प्रधानमंत्री वैसा है जिसकी कुछ नहीं चलती, उसके पास पावर्स नहीं है और लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस बनाता रहता है। लेकिन ये अलग बात है कि उनके पास वैधता नहीं है, संप्रभुता नहीं। चैप्टर नंबर 3 भारत इन चुनावों को बिल्कुल अवैध मानता है, क्योंकि चुनाव ही एकमात्र आधार नहीं है और यदि चुनाव एकमात्र आधार है तो दुनिया के बहुत सारे विवादग्रस्त क्षेत्रों की स्थिति बदल सकती है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के माध्यम से ये भारत का आधिकारिक क्षेत्र है, भारत की टेरिटरी के अंदर शामिल है और उस समय बिगड़े हालातों की वजह से ये क्षेत्र हमारे यहाँ से वहां चला गया था। लेकिन हमारे रुख और हमारे पर्सपेक्टिव, हमारे दृष्टिकोण के अंदर जरा सा भी फर्क नहीं आया। चैप्टर नंबर 4 पीओके से भी बड़ा संवेदनशील क्षेत्र है गिलगित बाल्टिस्तान, लेकिन मीडिया सनसनीखेज बनाने के लिए हमेशा पीओके की बात करते हैं। गिलगित बाल्टिस्तान सिर्फ पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का मुख्य मार्ग है। यदि गिलगित बाल्टिस्तान नहीं होता तो चाइना का सीपीईसी एजेंडा भी कभी इंप्लीमेंट नहीं हो पाता, उसकी मध्य एशिया तक पहुंच ही सुनिश्चित नहीं होती। और पाकिस्तान ने चीन से अतिरिक्त मात्रा में लोन ले रखा है और जिसकी वजह से चाइना इसका बेनिफिट उठा रहा है और भारत के औपचारिक क्षेत्र में, जिसे आज विवादग्रस्त कहा जाता है, उससे सीपीईसी को निकालने की कोशिश कर, क्योंकि यह वही क्षेत्र है जिसमें चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कनेक्टिविटी हो रही है। सीपीईसी का मुख्य मार्ग है और मध्य एशिया तक चाइना को एक्सेस प्रदान करता है। इसलिए जब हम पीओके की बात करते हैं तो उसमें गिलगित बाल्टिस्तान भी शामिल है। चैप्टर नंबर 5
चीन आखिर इस विवादग्रस्त क्षेत्र में कर क्या रहा है? पहली बात तो ये है कि ये मुद्दा पहले द्विपक्षीय था, लेकिन अब इसमें एक त्रिकोण के रूप में शक्तियां केंद्रित हो गई है, जिसको आईपीसी आप कह सकते हो, इंडो पाकिस्तान एंड चाइना। क्योंकि चीन ने अपने रणनीतिक और आर्थिक हित इसमें समाहित कर दिए हैं, चाहे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से हो या फिर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के। लेकिन यदि ये भारत का ऑफिशियली टेरिटरी है तो चीन इसमें क्यों निवेश कर रहा है? अनजाने में तो हो नहीं सकता। तो चीन के कहीं ना कहीं इससे हित जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान अपने स्वार्थों की सिद्धि करने में लगा हुआ है। लेकिन यदि कल को भारत इस पूरे क्षेत्र को रिकैप्चर या एक्वायर कर लेता है, तब चाइना के निवेश का क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। और तब क्या सीपीईसी भी साकार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? क्योंकि सीपीईसी और बीआरआई के माध्यम से चाइना ने यहाँ पर सड़कें बनाई है, ऊर्जा परियोजनाएं लगाई है, टनल बनाई है और लॉजिस्टिक नेटवर्क्स खड़े किए हैं। तो इतनी बड़ी मात्रा में किए गए निवेश जो दर्जनों अरब डॉलर है, उनका क्या सीन रहने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। चैप्टर नंबर 6, चीन को इससे क्या फायदा है? चीन को इससे कई फायदे हैं। पहली बात तो ये कि सेंट्रल एशिया तक उसकी सीधी पहुंच सुनिश्चित हो जाती है सीपीईसी के माध्यम से। सेकंड, बीआरआई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से उसको मजबूती मिलती है और मलक्का स्ट्रेट पर उसकी निर्भरता कम हो जाती है। और वो इसके माध्यम से भारत को एक रणनीतिक संदेश भी देना चाहता है कि हम ट्रेड हो चाहे नेशनल सिक्योरिटी हो, उसके मसले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और आपको चीन से लोहा लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान उसे लगातार अपने क्षेत्र दे रहा है जो कि बेसिकली उसके नहीं है और उसकी वजह से में वो उसके एवज में वो लोन प्राप्त कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान बहुत अधिक मात्रा में चाइना के ऊपर डिपेंडेंट होता जा रहा है और इसके बदले में पाकिस्तान की इकोनॉमी को कीमत चुकानी पड़ रही है। इसलिए ये विवादग्रस्त और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। चैप्टर नंबर 7, पाकिस्तान की रणनीति आखिर है क्या? पहली बात तो ये कि उसे संस्थागत वैधता सिद्ध करनी है। चुनाव, विधानसभा, प्रधानमंत्री और लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये दिखाना चाहता है कि वो सैनिक कार्रवाई के बल पे नहीं बल्कि लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से यहाँ अपनी वैधता सिद्ध कर रहा है। थर्ड, चीन इसमें इतना निवेश कर चुका है कि चीन के हित पाकिस्तान के हितों के साथ इस क्षेत्र के साथ जुड़ चुके हैं। और थर्ड, स्टेटस को सिद्ध करना, यानी ये हमारा कब्जा है चाहे अवैध है, उसे भविष्य की वास्तविकता बनाना, पूरी दुनिया में ये सिद्ध करना कि ये हमारा क्षेत्र है। चैप्टर नंबर 8, भारत क्या देख रहा है? भारत इन चुनावों को बहुत संवेदनशील तरीके से देख रहा है क्योंकि ये आगे आने वाली 20 वर्षों की जियो पॉलिटिक्स डिसाइड करेगा। तो भारत कई स्तरों पर चिंतित है। एक तो एलओसी के पार टेररिज्म नेटवर्क को लेकर चिंतित है। दूसरा, चीन पाकिस्तान गठजोड़ या अलायंस जो बहुत बड़ी मात्रा में इस क्षेत्र में निवेश कर रहा है। थर्ड, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाई जाने वाले प्रश्नों के दावे का निस्तारण करना और बार बार अपनी बात को सिद्ध करना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत कि ये बेसिकली हमारी ऑफिशियल टेरिटरी है और पाकिस्तान के दावों को खारिज करना। तो ये लगातार भारत की विदेश नीति के सामने चिंताएं बनी रहेंगी जब तक कि हम ऑफिशियली इस एरिया को कैप्चर या रिकैप्चर नहीं कर ले। नेक्स्ट चैप्टर, क्या ये मुद्दा द्विपक्षीय है? बिल्कुल हाँ, ये मुद्दा बायलैटरल है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में चीन के निवेश ने और चीन के हितों ने इस मुद्दे को कॉम्प्लिकेटेड या जटिल बना दिया है और बेसिकली चीन, पाकिस्तान और दोनों के गठजोड़ के माध्यम से ये पूरा त्रिकोणनुमा एक जटिल श्रृंखला बन चुकी है जिसमें चाइना के हित चाहे रणनीतिक हो चाहे आर्थिक हो इससे जुड़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 10, भारत के संभावित विकल्प क्या हो सकते हैं? फर्स्ट, इंटरनेशनल नैरेटिव बिल्डिंग, बार बार ये दुनिया में संदेश देना कि ये ऑफिशियली हमारी टेरिटरी है, पाकिस्तान ने उसके ऊपर अवैध कब्जा कर रखा है। सेकंड, लॉजिकल डिटरेंस, मींस एलओसी पर हम सैन्य विकल्प या सैन्य कार्रवाई के बारे में सोच सकते हैं। थर्ड, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार अपनी आवाज मुखर करना और अपने रुख को स्पष्ट करना और ये सिद्ध करना कि पाकिस्तान ने गलत तरीके से इसको ऑक्यूपाई कर रखा है और उसे अब ये छोड़ना ही पड़ेगा। फोर्थ, पॉलिटिकल मैसेजिंग, लगातार राजनीतिक स्तर पर या डिप्लोमेटिक रिलेशंस के स्तर पर जब भी किसी सरकार के साथ हमारी बात होती है तो इस मुद्दे को रीच करना और अपने पक्ष में जन समर्थन या राष्ट्रों का समर्थन जुटाना। और सबसे बड़ी बात, डिप्लोमेटिक प्रेशर, जो कि सबसे ज्यादा राजनीतिक विज्ञान में इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्रयास होता है और उसके माध्यम से हमें अपनी डिप्लोमेसी को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हुए सभी राष्ट्रों के सामने मुखर होना चाहिए और उनका समर्थन जुटाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपटीशन, यानी हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर इस लेवल पर विकास करें कि वहां के लोगों की आंखें खुल जाए और वो बेसिकली पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ विद्रोह कर दे। लास्ट चैप्टर, क्या भारत सैन्य कार्रवाई करेगा? और यही एक मुद्दा है जो टीवी मीडिया को सनसनीखेज खबर देता है, लेकिन
बेसिकली ये मुद्दा अब अत्यंत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है और बेसिकली ये दो परमाणु शक्ति संपन्न देशों को एक चौराहे पर लाकर खड़ा कर सकता है, और जिसमें चीन लगातार अपनी इंटरफेरेंस दिखा रहा है, जिसकी वजह से एक त्रिकोणनुमा संरचना जिसमें पावर स्ट्रगल लगातार इंटरफेयर कर रहा है, जिसकी वजह से इसको सुलझाना अब बड़ा मसला बन चुका है। इसलिए भारत के संभावित विकल्प सैन्य कार्रवाई शायद फिलहाल नहीं होकर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाना, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाना, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिल्ड करना और इतिहास या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के माध्यम से इसको वापस लेने का प्रयास करना। अभी हम आर्थिक निवेश पर फोकस कर रहे हैं और इंटरनेशनल नैरेटिव बिल्डिंग पर फोकस कर रहे हैं और पॉलिटिकल मैसेजिंग पर फोकस कर रहे हैं। अब इसका कंक्लूजन देखते हैं। पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान में अभी फिलहाल में पाकिस्तान जो चुनाव कंडक्ट करवा रहा है वो बेसिकली एक साधारण चुनाव नहीं है, वो एक राजनीतिक संदेश है जिसके माध्यम से वो अपनी वैधता को सिद्ध करना चाहता है, यानी अपने अवैध कब्जे को वैध कब्जे में बदलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चुनाव भी वैधता का एकमात्र आधार नहीं होते। भारत इसको संप्रभुता के आधार पर चैलेंज करता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के आधार पर चैलेंज करता है और भारत पूरी तरीके से कहता है कि ये बेसिकली वैधता वर्सेस कब्जे की लड़ाई है, लोकतंत्र वर्सेस संप्रभुता की लड़ाई है, भू राजनीति या जियोपॉलिटिक्स वर्सेस अंतर्राष्ट्रीय कानून की लड़ाई है। तो बेसिकली गिलगित बाल्टिस्तान सिर्फ एक पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, वो CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की रीढ़ की हड्डी है। और यदि भारत इस क्षेत्र को रिकैप्चर कर लेता है तो चीन का बहुत सारा निवेश इसमें फंस सकता है और चीन को हम घुटनों पर ला सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का पाकिस्तान मस्ट वेकेट का आधिकारिक बयान सिर्फ एक संदेश नहीं है, ये भारत की संप्रभुता के दावे की पुनर्पुष्टि है और अब यह 21वीं सदी की दक्षिण एशिया की भू राजनीतिक शक्ति का केंद्र बन चुका है। पाकिस्तान चुनाव के जरिए यहाँ वैधता स्थापित करना चाहता है, चीन निवेश के जरिए स्थायित्व चाहता है और भारत संप्रभुता के आधार पर अपने इस क्षेत्र को वापस से रिकैप्चर करना चाहता है। और बार बार एक ही बात दोहराता है कि पाकिस्तान मस्ट वैकेट, पाकिस्तान को ये कब्जा खाली करना ही होगा वरना इसके परिणाम पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि पाकिस्तान मस्ट रिकॉग्निशन, क्योंकि राजनीति में हमेशा संसाधनों की लड़ाई होती है, भू क्षेत्रों की लड़ाई होती है और जब भू क्षेत्र आपके पास आता है तो संसाधन भी आपके पास आते हैं। इसीलिए पाकिस्तान वांट्स रिकॉग्निशन, पाकिस्तान पहचान या मान्यता की लड़ाई लड़ रहा है, अपने अवैध कब्जे को वैध कब्जा साबित करने की कोशिश कर रहा है। चाइना वांट्स एक्सेस टू सेंट्रल एशिया, जबकि इंडिया वांट्स इन द फेवर ऑफ रीस्टोरेशन, यानी जो उसका क्षेत्र है जो कभी कहीं और चला गया था वो उसका होना ही चाहिए, यानी जो उसका क्षेत्र है वो वापस उसे चाहिए, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। धन्यवाद।